आज हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में, उसका आज का जो टॉपिक है उसका नाम है धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत, है ना। क्या है टॉपिक? धातु कर्म के ऊष्मागतिकी, है ना, धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। ऐसे भी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत आप लोग 11वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, मेटलर्जी, है ना, क्या बोलेंगे, धातु कर्म का ना मेटलर्जी। तो हम लोग इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक, है ना, क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक, है ना, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, समझे कि नहीं? तो हम लोगों को पढ़ना है धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ किसका, धातु कर्म के, यानी कि धातु कर्म को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि है क्या चीज, समझे कि नहीं है? तो देखिए, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों के लिए। पढ़े भी होंगे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातों को हम बता देंगे यहाँ पे, समझे कि नहीं? आप लोग अभी हम लोगों को क्या करना था, आप लोगों ने पहले धातु का निष्कर्षण करने के लिए आपने क्या लिया, इसका खनिज, और खनिज में भी कैसा खनिज लिया, तो इसका अयस्क लिया, बढ़िया वाला, है ना। क्या ले लिया? इसका अयस्क ले लिया, लिया कि नहीं लिया? उसके बाद आपने क्या किया, अयस्क का सांद्रण, सांद्रण करने के लिए आपको 5 विधि बताए, तो आपने क्या कर लिया, इसका सांद्रण किया। क्या किया? सांद्रण। तो सांद्रण करने के बाद आपने क्या किया, तो सांद्रण करने के बाद आपने, है ना, इसका या तो आप मैंने जब ऑक्साइड मिलाना होगा, तो धातुओं के ऑक्साइड बनाए होंगे, तो धातुओं के ऑक्साइड बनाने के लिए या तो निस्तापन किए होंगे, नहीं तो भर्जन किए होंगे, है कि नहीं? तो आपने क्या कर लिया, निस्तापन और भर्जन कर लिया, समझे कि नहीं? तो ये सब सारा चीज कर लिए हैं, समझे कि नहीं? और आप लोगों को ऐसा करने से मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? मेटल के ऑक्साइड की प्राप्ति हो गई, समझे कि नहीं? आपने निस्तापन किया होगा, तो निस्तापन करना क्यों जरूरी है कि अगर अयस्क में नमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या हाइड्रा ऑक्साइड हो, या क्रिस्टलीय जल हो, तब आपको निस्तापन करना है। अब भर्जन कब करना है? या तो उसमें सल्फाइड मिला हुआ हो, या आर्सेनिक मिला हुआ हो, या एंटीमनी मिला हुआ हो, तब आप उसका क्या कर लीजिएगा, भर्जन कर लीजिएगा। और जो अयस्क प्राप्त हो जाएगा वह भर्जित अयस्क हो जाएगा, या निस्तापित अयस्क हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब हम लोगों को यहाँ से ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है। क्या करना है? हटाना है। समझ में आ रही है बात? तो उससे पहले धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत में सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे कि जो धातु का ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड है, उसका धातु में परिवर्तन करना है। क्या करना है? धातु में परिवर्तन। तो धातु का जब ऑक्साइड साथ में है, तो उसमें से ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को हटाना होगा, यानी कि उसका अपचयन द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऑक्साइड कैसे हटता है? अपचयन द्वारा। इस बात को लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का धातु में, धातु ऑक्साइड का धातु में क्या किया जाता है? तो परिवर्तन अपचयन द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? धातु में परिवर्तन कैसे किया जाता है? अपचयन द्वारा किया जाता है। आ गया समझ में? अपचयन द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। किया जाता है। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात समझ लीजिए, आप लोगों को एक बात समझिएगा। अब इस अपचयन के लिए क्या किया जाता है? एक अपचायक की जरूरत होती है। जैसे अगर उसको हटाना है तो कोई ना कोई एक चीज चाहिए ना जो उसको हटा दे, तो उसके लिए क्या है? अपचायक की जरूरत है। क्या चीज का जरूरत है? अपचायक के। तो जिसके लिए हम लिखेंगे अपचयन होगा, माने अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन का मतलब रिडक्शन, यानी कि आपको ऑक्सीजन को हटाना। अपचयन का मतलब क्या चीज? ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्साइड है धातु का, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसमें O लगा हुआ है ना, तो उस O को हटाना होगा। तो हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। तो वो हटेगा जिस चीज से, कैसे हटेगा? तो कोई ना कोई अपचायक होना चाहिए। तो वही बात लिख रहे हैं कि जिसके लिए, है ना, जिसके लिए क्या जरूरी है? तो जिसके लिए, है ना, उपयुक्त
अपचायक का, जिसके लिए उपयुक्त अपचायक, क्या चीज का? अपचायक, जिसके लिए उपयुक्त अपचायक का चुनाव, है ना, का चुनाव हम लोग करते हैं, है ना। इसका चुनाव कैसे करते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, अपचायक का चुनाव कीजिएगा तो वह होता है एलिंघम आरेख से। कैसे होता है? एलिंघम आरेख से होता है, एलिंघम आरेख से। अब आपको लग रहा होगा कि एलिंघम आरेख क्या है, तो तुरंत बता रहे हैं इसको, है ना। तो इसका चुनाव कैसे करेंगे? तो एलिंघम आरेख से होता है। समझ में आई बात है? तो ये भी बात आपका क्लियर हो गया। अब अगला बात सोचिए, अगला बात समझिए। देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए, है कि नहीं, किसी अभिक्रिया के लिए, याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया के लिए, समझ में आ रही है बात ना? किसी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यही पढ़े थे आप लोग इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। गिब्स, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इस गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? तो डेल्टा जी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? डेल्टा जी से। निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या सूत्र है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए हैं, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना, पढ़ाए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्या पढ़ाए हैं? आपको याद होगा कि जो डेल्टा जी होता है ना, वो टोटल जितना भी आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी में परिवर्तन है, तो टोटल एंथैल्पी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? डेल्टा एच। पढ़ाए ना एंथैल्पी में परिवर्तन ऊष्मागतिकी में, तो है ना, और घटाव जो टी है यानी कि परम ताप है, परम ताप, और किसका? एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा एस से सूचित करते हैं, उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे इसको घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मिल जाता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये वाला सूत्र को आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। समझे कि नहीं? यानी कि देखिए, आपको एंट्रोपी, आप सबसे पहले समझ लीजिए, ये डेल्टा जी क्या है? तो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। एच क्या है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन है। अच्छा, टी क्या है? टी, तो टी है परम ताप। टी क्या है? परम ताप। डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन। क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन है। समझ में आ रही है बात? एंट्रोपी में परिवर्तन है। एंट्रोपी क्या है? तो जैसे देखिए, गैस का मॉलिक्यूल, गैस का अणु या गैस की सांद्रता बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर उस घटेगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ में आ रही है बात? है तो अब देखिए यहां से ध्यान से, अब यहां पे देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब समीकरण एक में, यानी कि वाला समीकरण एक क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है कि नहीं? तो जब समीकरण एक में, है कि नहीं, जब समीकरण एक में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, अगर देखिए, अगर आपको डेल्टा जी का मतलब क्या होगा? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का अगर मान निगेटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव। तो अगर यह ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है? खुद ब खुद। लेकिन यही डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा बरियारी, रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा। समझे कि नहीं? यानी कि स्वतः अभिक्रिया करने के लिए डेल्टा जी हमेशा ऋणात्मक होना जरूरी है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होना जरूरी है। और यह डिपेंड करता है किस पर? तो आपको एंट्रोपी की, एंट्रोपी में परिवर्तन पर। तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान जितना निगेटिव होगा, अरे जितना पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब माइनस अगर इसमें से परिवर्तन करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा जी हमेशा माइनस में। अगर माइनस में डेल्टा जी का मान आ रहा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रक्रिया, अभिक्रिया जो है स्वतः चल रही है। सब प्रक्रिया क्या है? स्वतः चल रही है। तो जब समीकरण एक में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, डेल्टा जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया तभी, अभिक्रिया तभी क्या हो रहा है?
तो अभिक्रिया तभी जो है अपने आप चलती है, अभिक्रिया तभी अपने आप चलती है, अपने आप चलती है, इस बात का इंडिकेशन है। समझ में आ रही है बात? और इसका मतलब यह है कि एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा बड़ा होगा, किससे? तो ये जो है एंथैल्पी में करें, एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा ज्यादा होगा, किससे? एंथैल्पी में परिवर्तन से, तभी तो निगेटिव में आएगा आंसर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि डेल्टा एच तो हमेशा एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस बात को भी आप लोगों को नोट कर लेना है, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए यहाँ, यदि दो समीकरण एक साथ चलता है, दो समीकरण क्या चल रहा है? एक साथ चल रहा है, एक साथ चलने वाली अभिक्रिया है, और परिणामी डेल्टा जी जो है, परिणामी डेल्टा जी क्या हो जा रहा है? ऋणात्मक। परिणामी डेल्टा मैंने हमको परिणाम आ जाए, जैसे दो रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, तो दो रिएक्शन जब एक साथ चल रहे हैं किसी पात्र में, और डेल्टा जी का मान टोटली मिलाकर के हमको ऋणात्मक हो गया, टोटली मिलाकर क्या हो गया? ऋणात्मक। तो आप समझ लीजिएगा कि समग्र अभिक्रिया जो है स्वयं होने लग रही है ना? समय स्वयं क्या हो रही है? होने लग रही है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? यानी कि हम इस बात को लिखते हैं कि यदि दो एक साथ चलने वाली अभिक्रिया का परिणाम है, यदि दो एक साथ चलने वाली अभिक्रिया है कि नहीं का परिणामी है ना, अभिक्रिया का परिणामी है ना डेल्टा जी, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा जी। आ रहा है समझ में ना? अगर डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अगर ऋणात्मक हो रहा है किसी भी तरह से, है ना, ऋणात्मक होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि समग्र अभिक्रिया है ना, तो समग्र अभिक्रिया कैसे चल रही है? तो स्वयं होने लगती है। समग्र अभिक्रिया क्या होने लगती है? स्वयं होने लगती है, स्वयं होने लगती है। आ गया समझ में? क्या इसका मतलब होगा कि वह स्वयं होने लगती है? क्लियर हो गया? तो यानी कि डेल्टा जी, यानी कि आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है सर ऋणात्मक, अगर धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया स्वयं नहीं हो रही है, उसको कराया जा रहा है और बरियारी ढकेला जा रहा है, समझे कि नहीं? स्वतः अभिक्रिया नहीं होती है। अभी आप लोगों को एक वर्ड आया था जिसका नाम था एलिंघम आरेख। क्या नाम था? एलिंघम आरेख। अच्छा, ये एलिंघम आरेख क्या है कि नहीं? तो देखिए एलिंघम आरेख क्या है, तो एलिंघम आरेख क्या एक के लाइन में समझ लीजिए क्या है। तो वह जो है से गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी, और परम ताप यानी कि टी। तो डेल्टा जी और ताप के बीच खींचा गया ग्राफ को, डेल्टा जी और टी के बीच खींचा गया ग्राफ को हम लोग एलिंघम आरेख कहते हैं। अब आ गया समझ में? एलिंघम आरेख कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ वह एक ग्राफ है, और वह ग्राफ किसके किसके बीच में है? तो आपको बताना है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जिसको हम लोग डेल्टा जी बोलते हैं, और परम ताप यानी कि टेम्परेचर पर आधारित है, कितना टेम्परेचर के बीच में कोई अभिक्रिया हो रही है ना, और वह अभिक्रिया किधर की ओर जा रही है ना। अगर मान के चलिए कि अगर ऋणात्मक तरफ होगा तो डेल्टा जी हमेशा स्वयं में होने वाली प्रक्रिया होगी। अगर वह पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसका मतलब यह है कि उसको अभिक्रिया कराई जा रही है, बात जबरदस्त। समझ में आ रही है बात ना? तो यह इस चीज को मैंने दर्शाता है कौन? एलिंघम आरेख। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं? तो विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड्स के निर्माण को, विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड्स के निर्माण को, चूंकि हमको ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का निर्माण करना है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा और टेम्परेचर के बीच खींचा गया ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिंघम आरेख कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो इस बात को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? देखिए विभिन्न, है ना, विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड्स, विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड्स के निर्माण को, है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा
गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा जी। क्या बोला जाता है? डेल्टा जी। तथा परम ताप यानी कि ताप क्या है? टी। ताप क्या है? टी के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? एलिंघम आरेख कहलाता है। एलिंघम आरेख कहलाता है। आरेख कहलाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है ना? ये क्या कहलाता है? एलिंघम आरेख कहलाता है। यानी कि आप देख सकते हैं एलिंघम आरेख में कि जो धातु ऑक्साइडों का अपचयन के लिए, धातु के ऑक्साइड के क्या करना है? अपचयन, तो उसके लिए जो उपयुक्त अपचायक का चुनाव में एलिंघम आरेख सहायता करता है ना? जो अपचायक आप लेंगे उसमें क्या कर रहा है? सहायक। तो यानी कि हम इस बात को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करता है एलिंघम आरेख? तो जो धातु है ना, कौन? जो धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए, ऑक्साइडों के अपचयन के लिए, है कि नहीं? ऑक्साइडों के अपचयन के लिए उपयुक्त उपचायक, उपयुक्त अपचायक, है कि नहीं? उपयुक्त अपचायक के चुनाव में क्या करता है? तो सहायता करता है। ये चुनने में सहायता करता है, सहायता करता है। देखिए मुख्य रूप से इसे भी जान लीजिए, अभी बता दे रहे हैं। कार्बन जो है ना, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुख्य अपचायक है। आप उसको मिला दीजिए, मैंने कोयला के चूर्ण को, कोक के चूर्ण को मिला दीजिएगा, है कि नहीं? तो धातु के ऑक्साइड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह ऑक्सीजनवा को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, उड़ा देगा उसको। क्या कर देगा? उड़ा देगा। समझे कि नहीं? तो अपचायक की भूमिका करता है। समझे कि नहीं? यानी कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको देख देते हैं। मान लीजिए कि कोई धातु, धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटल, और उसका ऑक्साइड है, मैंने साथ जुड़ा हुआ है, तो मेटल ऑक्साइड है, तो एमओ कर दिए, यानी कि मेटल ऑक्साइड हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को हटाना है, तभी अपचयन होगा। अगर यहां से ऑक्सीजनवा को हटा देंगे तभी ना अपचयन होगा। तो ये हटेगा, तो कब हटेगा? तो कोई ना कोई अपचायक चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए? अपचायक। तो यहां कोई ना कोई अपचायक डालेंगे, किसमें? इसके साथ, इसके साथ कोई ना कोई अपचायक डालेंगे, जो भी हो सकता है। समझे कि नहीं? अगर हम अपचायक, जैसे कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर अपचायक हम डाल दिए, तो अपचायक डाल देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? एम धातु बच जाएगा। यही तो धातु तो प्राप्त करना था हमको, तो हमको क्या बच जाएगा? ये धातु प्राप्त कर जाएगा। एम काहे लिखे हैं? मेटल के लिए, है ना? मेटल मैंने एम, और उसका ऑक्साइड है तो एमओ, तो इसमें से ओ को हटाना है, ओ को हटाना है, इसी को तो अपचयन कहेंगे। और इसको हटाने के लिए आपको चाहिए क्या चीज? अपचायक। कोई ना कोई क्या चाहिए? अपचायक। तो वही अपचायक के चुनाव में सहायता करता है कौन? एलिंघम। एलिंघम आरेख। कौन आरेख? एलिंघम आरेख। समझ में आ गई बात? तो आरेख की कुछ विशेषताएं होंगी। आरेख की क्या होंगी? कुछ विशेषताएं। तो आरेख की कुछ विशेषताएं होंगी। तो विशेषताओं से पहले जरा ग्राफ को देखिए। क्या देख लीजिए? ग्राफ को। तो देखिए हम लोग जो डेल्टा जी है उसको एक्स अक्ष पर रखते हैं, यानी कि ऊपर में ऐसे रखेंगे, कोई दिक्कत है? और जो नीचे होगा यहाँ पे परम ताप होगा। क्या होगा? परम ताप। तो मान के चलिए कि परम ताप यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम सेंटीग्रेड या केल्विन में भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर कुछ देरी के बाद कितना हो जाएगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कुछ देरी के बाद आप देखिएगा तो हो जाएगा करीब करीब आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखिएगा मान के चलिए कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर हो जाएगा आपको कुल मिला जुला करके मान के चलिए कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? है या मान के चलिए कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यानी कि इधर किसको हम दर्शा रहे हैं? टेम्परेचर को। इधर किसको दर्शा रहे हैं? टेम्परेचर को। समझ में आ रही है कि नहीं बात? है इधर जो हम दर्शाएंगे, तो इधर हम दर्शाएंगे क्या चीज को? डेल्टा जी को, माने गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है? तो मान के चलिए कि यहाँ पे हम टेम्परेचर रखे 1200,
यहाँ है 1100, इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो 1000, यहाँ देख रहे हैं 900, है ना, सब माइनस में है, कितना है, माइनस में है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं 800, यहाँ देख रहे हैं 700, यहाँ देख रहे हैं 600, फिर आगे जा रहे हैं तो 500, फिर देख रहे हैं 400, 300, देख रहे हैं कि नहीं, 200, इसी प्रकार से 100, आगे बढ़े तो हो गया 0, फिर प्लस में जा रहा है, फिर किस में जा रहा है, प्लस में। तो प्लस में जाने का मतलब है कि वो धनात्मक हो गया, और माइनस में है तो यानी कि ऋणात्मक है, समझे कि नहीं। ऋणात्मक का मतलब है कि स्वतः विक्रिया हो रही है, स्वतः विक्रिया क्या हो रही है, हो रही है। तो मान के चलिए कि देखिए आपको यहाँ पे हम एक दर्शाते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है ऐसे, देखिए ध्यान से, Mg प्लस O2, यहाँ Mg प्लस O2 है तो ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्साइड बन करके क्या हो जाएगा, 2MgO हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, 2MgO हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अभिक्रिया मान के चलिए कि यहाँ तक आया, ठीक है ना, और यहाँ तक आ करके क्या होता है, उसके बाद कोई ना कोई, है ना, आपको एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ, किसमें परिवर्तन हुआ, एंट्रोपी में। एंट्रोपी में जब परिवर्तन हुआ तो यह इधर की ओर मुड़ गया, ऐसे समझ में आ रही है बात है, ये इधर की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक यहीं पर एक और अभिक्रिया इस तरह से हो रही है, समझे कि नहीं, एक और अभिक्रिया इस तरह से हो रही है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सीधे स्ट्रेट लाइन में प्रवेश कर गया। और यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है मान के चलिए किस तरह से हो रही है, 4/3, है ना, माने Al प्लस O2, Al प्लस O2, जब इसकी अभिक्रिया हो रही है तो बना दे रहा है 2/3 Al2O3। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड में हुआ इसलिए कि यहाँ पे एंट्रोपी में किसी भी तरह का कोई माने परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सारे के सारे अभिक्रियाएं निगेटिव की ओर है, और परिवर्तन हुआ तो पॉजिटिव की ओर भाग रहा है। देखिए धीरे धीरे ऊपर में जा रहा है, तो यानी कि किधर क्यों जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, समझे कि नहीं जा रहा है। अब मान के चलिए कि हमको एक और परिवर्तन हुआ है, यहां से देख लेंगे, क्या देख लेंगे, तो एक परिवर्तन यहां से ऐसे हुआ, देखिए यहां से ऐसे गया, सीधा गया ना लाइन, तो यहां पर हो रहा है 2Zn प्लस O2। इसी तरह से बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या हो रही हैं, हो रही हैं, समझ में आ रहा है बात है। और कहीं भी अगर आपको मुड़ाव नजर आ रहा है, यानी कि आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है। चूंकि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, कोई भी गैस अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, अपने मॉलिक्यूल में परिवर्तन करता है, अपने मोल में परिवर्तन करता है, या तो बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा। अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। इस तरह से देख रहे हैं कि मुड़ जा रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, कि और अभिक्रिया हुई। और अभिक्रिया क्या हुआ, इस तरह से देखिए ध्यान से, इस तरह से और अभिक्रियाएं हुई, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। आप सब में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सब कोई ऑक्साइड बना रहा है, सब कोई क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, समझे कि नहीं है। तो ऑक्साइड, और ऑक्साइड को हटाने के लिए यही चीजवा क्या करता है, हमको अपचायक देता है। क्या देता है, अपचायक। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, समझे कि नहीं। इस तरह से हम हर एक अभिक्रिया को देख रहे हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर भी एक अभिक्रिया हुई जो इस तरह से सीधा हो गई। कैसे हो गई, सीधा अभिक्रिया हुई है कि नहीं, इस स्टेट में हुई है। जिसका मान के चलिए कि यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। क्या चीज का निर्माण कर दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट का आविष्कार कर दिया। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत है। और एक अभिक्रिया इधर से है कि जैसे कोई तत्व है, तो सब कोई तो निगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा है, कोई आ गया एकदम निगेटिव की ओर, कोई क्या आ गया, निगेटिव की ओर। और यहाँ जो अभिक्रिया हुई है वो अभिक्रिया इस तरह से हुई है। मान के चलिए कि यहां से उठा है कि नहीं, यहां से उठा और ऐसे अभिक्रिया हुई है। समझ में आ रही है बात है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस तरह से अभिक्रिया हुई है। यह अभिक्रिया जो है मान के चलिए कि 2Fe प्लस CO है ना, 2Fe प्लस O2 कर दीजिए, 2Fe प्लस O2 अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना देगा, FeO बना दिया। क्या बना दिया, FeO। यानी कि इसमें एक हम लोगों को अपचायक है ना, जो यह दर्शा रहा, बैठ जाइए, है ना, यह दर्शा रहा है ना कि अभिक्रिया। और ये जितनी भी अभिक्रियाएं हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइन कटा है, और अगर इसको आप नीचे ऐसे 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 डॉट डॉट कीजिएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर आया है। यानी कि यह कितना डिग्री पर हुआ है, तो यह यहाँ पे जो डिग्री आया हुआ 1350 डिग्री सेंटीग्रेड में, मान के मोटा मोटी मान के चल रहे हैं
कि 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, चूंकि 1400 से पहले है और 1000 के बाद है, तो लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हुआ। अगर इसी को केल्विन में बदलिएगा तो 1600 है ना, लगभग 50 केल्विन के बराबर हो जाएगा टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं है ना कि कोई ना कोई परिवर्तन हुआ। और अपचायक के तौर पर आप देखिएगा तो यहाँ पे कार्बन पर्याप्त मात्रा में है, जो ऑक्साइड को हटा रहा है। जो किसको हटा रहा है? ऑक्साइड को। किसको हटा रहा है? ऑक्साइड को। समझ में आ रही है बात? जो किसको हटा रहा है? ऑक्साइड को। समझे कि नहीं? जो ऑक्साइड को हटा दे रहा है। घसा गया क्या नीचे जी? समझे कि नहीं? अब यहां से इस बात को समझिएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे आरेख खींचे गए हैं। इस तरह से क्या है? आरेख खींचे गए हैं। और यह आरेख जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब के सब डेल्टा जी जो हैं वो माइनस में है। क्या है? माइनस में है। डेल्टा जी बोले तो डेल्टा जी को हमेशा आप ऊर्जा के रूप में अगर निकालिए तो किलो जूल प्रति मोल के रूप में निकलेगा। समझ में आई बात है? किलो जूल प्रति मोल के रूप में निकलेगा। समझेंगे नहीं? टेम्परेचर किस में नापा जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड और किस में है ना, सेल्सियस में या केल्विन में। ठीक है ना? अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा छोटा करें इसको। अब हम चूंकि विशेषता बता रहे हैं तो विशेषता में थोड़ा हमको इसको बताना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा भी। कोई दिक्कत है? तो अगर इसकी विशेषता के बारे में अगर आप गौर कीजिएगा तो आरेख की जो विशेषताएं हैं वह क्या बता रहा है कि अधिकांश जो इसमें अभिक्रिया आप देख रहे हैं, तो अधिकांश अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए। पूरा अभिक्रिया को देख रहे हैं तो उस अभिक्रिया को देखिए। आरेख का है ना धनात्मक प्रवणता वाले होते हैं। माने सब भाग रहा है धनात्मक की ओर। सब किधर की ओर भाग रहा है? धनात्मक की ओर। धनात्मक की ओर भाग रहा है तो डेल्टा जी हमेशा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। पूछे काहे हो जाएगा? तो अगर ये अभिक्रिया धनात्मक की ओर हो रहा है, माने अधिकांश अभिक्रिया का आरेख किधर है? धनात्मक प्रवणता वाला होता है। तो धनात्मक की ओर जाने से क्या हो जाएगा? अभी आप लोग एक रिएक्शन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर क्या होता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन घटाव टेम्परेचर टाइप डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर ध्यान से समझिएगा, अगर है ना धनात्मक प्रवणता बढ़ रहा है, धनात्मक प्रवणता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो धनात्मक प्रवणता बढ़ रहा है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? प्लस में। एंट्रोपी क्या हो जाएगा? प्लस में। चूंकि एंट्रोपी भी बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब है प्लस, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर ये माइनस हुआ और माइनस बड़ा हो जा रहा है किससे? एंट्रोपी एंथैल्पी से, तो निश्चित है कि डेल्टा जी का मान क्या हो जा रहा है? निगेटिव। अगर निगेटिव हो जा रहा है तो इसका मतलब कि अभिक्रिया स्वयं हो रही है। अभिक्रिया कैसे हो रही है? स्वयं। आ रहा है समझ में ना? अगर ये ऋणात्मक हो जाए, जैसे इसमें देखिए ई वाला रिएक्शन में ये क्या हो जा रहा है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जा रहा है? प्लस। अब प्लस में डेल्टा ए से जुड़ रहा है तो हो जा रहा है प्लस। अब प्लस का मान डेल्टा जी आ जा रहा है तो बरियारी ढकेला जा रहा है। तो अपचायक के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया हो रही है वह बना दे रहा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऋणात्मक की ओर है। इसकी प्रवणता किधर है? ऋणात्मक की ओर है। ऋणात्मक की ओर है तो एंट्रोपी का मान जो है, एंट्रोपी का मान हो जा रहा है माइनस। माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस। अब प्लस 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 इसका मान प्लस, यानी कि बरियारी हमको रिएक्शन होना पड़ रहा है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको अगर अपचायक का जो चुनाव करते हैं, इसलिए कार्बन का अपचायक के रूप में हम लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात है? तो याद रखिएगा कि अधिकांश अभिक्रिया जो है, पहला बात हम क्या लिखवा रहे हैं? पहला बात लिखवा रहे हैं आरेख की विशेषताओं में। पहली बात क्या लिखवा रहे हैं कि अधिकांश अभिक्रिया का आरेख, अधिकांश अभिक्रिया का आरेख, अधिकांश अभिक्रिया का आरेख धनात्मक प्रवणता वाला होता है। धनात्मक प्रवणता वाला होता है। प्रवणता वाला होता है। कोई दिक्कत है? धनात्मक प्रवणता वाला होता है। पहली बात हो गया। दूसरी बात क्या है? अधिकांश आरेख सरल रेखा में है ना, देख रहे हैं सब सरल रेखा में है। सब कैसा है? सरल रेखा में है।
अरे ई भी है तो सरल रेखा, ई भी है सरल रेखा, ई भी जा रहा है सरल रेखा, ई भी जा रहा है सरल रेखा कुछ दूरी तक, और एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अवस्था में अगर कुछ न कुछ चेंजिंग होगा तभी वह मुड़ेगा। अगर कोई रेखा मुड़ती हुई नजर आ रही है तो आप समझ लीजिए कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था बोले तो ठोस, द्रव, गैस। अभिक्रिया होने के बाद हो सकता है ना कि वह द्रव में बदल जाए, गर्म होने के बाद वह द्रव में बदले या गैस में बदल जाए। परिवर्तन हुआ ना अवस्था में, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ तो वो मुड़ेगा, वह क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन कहीं अगर मुड़ नहीं रहा है तो अवस्था में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात है? तो अधिकतर सरल, आप देखिएगा कि अधिकतर आरेख सरल रेखा होते हैं, अधिकतर आरेख सरल रेखा होते हैं, सरल रेखा होते हैं। अधिकतर आरेख कैसा रेखा है, सरल रेखा होते हैं, परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर, यही बात अभी बोल रहे हैं ना बार बार हम, परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर, परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर ये क्या हो जाती है, रेखा मुड़ जाती है। रेखा क्या हो जा रही है, मुड़ जाती है। रेखा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, अगर ताप बढ़ने पर, बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है ना, ताप बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए पहले -1200 -6, तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि डेल्टा जी 0 हो जाए। तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, तो याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जब रेखा ग्राफ डेल्टा जी बराबर कितना हो जाता है, 0। डेल्टा जी बराबर कितना हो जाता है, 0, और उसको भी पार कर जाता है। डेल्टा जी को पार करेगा तो सब माइनस में नहीं, फिर प्लस में आने लगेगा। किस में आने लगेगा, प्लस में। तो पार कर जाती है तो डेल्टा जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है, अतः धातु ऑक्साइड स्वतः नहीं बन पाते हैं। धातु ऑक्साइड स्वतः नहीं बनता। अभी तो पढ़ाए अभी आप लोगों को, यही बात को लिख देना है। तीसरा में क्या लिखना है कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, समझ में आ रही है बात है, ताप बढ़ाने पर, है ना, ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आता है कि डेल्टा जी, है ना, पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा जी 0 को पार कर जाती है। डेल्टा जी किसको पार कर जाती है, 0 पर को पार कर जाती है। ऐसा आता है जब रेखा यानी कि ग्राफ, जब रेखा यानी कि क्या चीज, ग्राफ, डेल्टा जी बराबर 0 को पार कर जाती है, पार कर जाती है। अतः क्या लिख दिए, अतः। इसका मतलब क्या हुआ, धातु ऑक्साइड, अतः धातु ऑक्साइड, है ना, अतः क्या हो गया, धातु ऑक्साइड स्वतः नहीं बन पाते हैं, स्वतः नहीं बन पाते हैं, स्वतः नहीं बन पाते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंस, इसका देख लीजिए ध्यान से। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। देखिए कहता है कि एलिंघम आरेख में, एलिंघम आरेख बनाए हैं, तो एलिंघम आरेख में नीचे वाली धातु, जो नीचे वाली धातु है ये वाला, ये हो गया ऊपर वाला धातु, समझे कि नहीं। तो जो नीचे वाला धातु है ऊपर वाला धातु को ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, समझे कि नहीं, वह अपचयित कर देता है। नीचे वाला इसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, यानी कि इसका अपचयी की काम करता है, समझे कि नहीं। यानी कि आप देखते क्या है कि जैसे इसका अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया जैसी हुआ टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी अवस्था में देखिए परिवर्तन हो गया। अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन, यानी कि यह ऊपर की ओर उड़ने लग रहा है। क्या होने लग रहा है, ऊपर की ओर भागने लग रहा है। लेकिन देखिए इसका जो परिवर्तन है वो कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा। तो इसमें अगर ये दोनों अभिक्रिया एक ही पात्र में हो रही है
तो यह MgO इसके ऑक्साइड के साथ परिवर्तन करके इसके भी ऑक्साइड को बाहर कर देगा। इसके भी ऑक्साइड को क्या कर देगा? बाहर। अभी तो नीचे हो रहा है, लेकिन एकाएक देखिए ऊपर हो गया, अभी जस के तस हो गया। तो इसका लाइन इससे ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? नीचे वाला का लाइन इससे ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि यह इसके ऑक्साइड को लेकर के हटा देगा। तो अगर ऑक्साइड हटा दिया कोई रिएक्शन, तो यानी कि अब चयन हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्साइड के ना हटाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि एलिंघम आरेख में है कि नहीं? एलिंघम आरेख में नीचे वाली धातु, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से है ना, उसके ऑक्साइड से अपचयित कर देती है। अपचयित कर देती है। आ गया समझ में? अपचयित कर देती है, समझे कि नहीं? और इसके बाद देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दे इसको ताकि कुछ अभिक्रिया भी इसी में कर देते हैं। एगो पूरा हो जाएगा, आरेख की जो विशेषताएं पढ़ा रहे हैं ना, एक ही में सब हो जाएगा, है कि नहीं? अपचयित कर देती है। अब देख लीजिए पांचवा, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं पांचवा, यहां से कोई दिक्कत है? पांचवा देख लीजिए। आप क्या देखें, अपचायक के रूप में ज्यादातर किसका इस्तेमाल हो रहा है? कार्बन का। कार्बन का सब जगह है, आप देख लीजिए, यहां भी कार्बन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किसका इस्तेमाल हो रहा है? कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अच्छा अपचायक में है, समझे कि नहीं? अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं, अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे मान के चलिए उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे FeO ले लिए, फेरस ऑक्साइड ले लिए। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन। तो क्या यहाँ हो रहा है? तो यहाँ Fe अलग हो रहा है, और क्या अलग हो जा रहा है? ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? अलग हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, है ना, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यही लाइन जो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है। आप देखिए इस लाइन को, यहाँ Fe+O2 FeO बनाए कि नहीं बनाए? तो यह लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आ रहा है। और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी का मान हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि यहाँ जो डेल्टा जी आया, यानी कि गिब्स मुक्त परिवर्तन जो आया, वह किसमें है? तो इसका मान किसमें आता है? किलो जूल प्रति मोल में। तो किलो जूल प्रति मोल में कितना मान के चलिए? तो यह आ गया प्लस 40 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल, यानी कि इस अभिक्रिया को बरियारी करवाना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि प्लस में मान आता है डेल्टा जी का, तब अभिक्रिया स्वयं नहीं हो रही है। लेकिन आप वही कार्बन को देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या? अब इसमें अपचायक डाल दिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। यहां जो डेल्टा जी है, यहां डेल्टा जी कितना हो गया? तो -100, कितना हो गया? -100 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल। अब इसको ऐड कर दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए? ऐड। तो ऐड कर देंगे, माइनस हफवा अति मैंने 1/2O2 1/2O2 क्या हो जाएगा? कट गया। क्या हो गया? कट गया। इधर क्या बच गया? FeO, और उसमें मिल गया कार्बन। क्या मिल गया? कार्बन। तो यहाँ क्या बन गया? तो यहाँ बन गया Fe+CO, और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो उड़ गया। तो हमको धातु बच गया कि नहीं बच गया? और धातु बच गया तो यह अभिक्रिया स्वयं हो रहा है कि मैंने इसको कराया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा जी को आप देखिए ध्यान से, डेल्टा जी, और डेल्टा जी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? -100 में से 40 गया, -60, कितना हो जाएगा? -60 किलो जूल प्रति मोल। तो अब बताइए डेल्टा जी का मान किस में आ गया? माइनस में। तो यह अभिक्रिया स्वयं हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अपचायक के रूप में काम हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलिए, अपचायक के रूप में काम हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए छठा, यहाँ पे क्या देख लीजिएगा? छठा,
है कि नहीं है? यहाँ पे क्या दिखा देते हैं? छठा। तो अब इसीलिए हम बता रहे हैं कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। देखिए ऋणात्मक हो रहा है यहाँ तक, देख रहे हैं ना? मैंने ऋणात्मक का मतलब क्या है कि डेल्टा जी का मान माइनस में आएगा, यानी कि अभिक्रिया को स्वयं करा देगा, यानी कि अपचायक के रूप में काम कर देगा। ठीक है कि नहीं? यानी कि उड़ाएगा उसको। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन व नहीं, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में है कि नहीं? तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड वक्र की प्रवणता है ना, मोनोऑक्साइड वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तथा यह सभी धातुएं, तथा यह सभी धातुओं के नीचे होते हैं, सभी धातुओं के नीचे होते हैं, सभी धातुओं के नीचे होते हैं। समझ में आ रही है बात ना? नीचे होते हैं। इसीलिए है ना, इसीलिए इसका उपयोग किसी भी धातु ऑक्साइड में, इसलिए इसका उपयोग किसी भी, है ना, धातु ऑक्साइड के, धातु है ना, कि धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए किया जाता है, अपचयन के लिए किया जाता है, अपचयन के लिए किया जाता है। आगे समझ में? तो कार्बन का उपयोग ज्यादातर हम लोग करते हैं अपचयन करने के लिए। अपचयन का मतलब हो गया कि वह ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके उड़ा देगा, यानी कि धातु को अलग कर देगा। कोई दिक्कत है? तो कल हम आपको पढ़ाए थे कि बाबू देखिए, हम आपको बताएंगे 3 चीज। क्या क्या चीज बताएंगे? तो धातु कर्मिकी का उष्मागतिकी का सिद्धांत पढ़ा दिए, एलिंघम आरेख पढ़ा दिए, आरेख की विशेषता पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए। तो कल जितना बोले थे उसको पढ़ा दिए। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे, ये तो अपचयन करने के लिए सीख गए, लेकिन धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन अब सीखेंगे ना। अपचयन कैसे किया जाएगा, इसके लिए इतना बताया गया था, है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ लेंगे धातु ऑक्साइडों की धातु में अपचयन। समझे कि नहीं? अभी टॉपिक दे देते हैं, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात? आगे आइए, मजा आ रहा है सबको? अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। अगला टॉपिक, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, यानी कि अपचयन का मतलब है कि ऑक्साइड को हटाना होगा, रिडक्शन करना होगा। समझे कि नहीं? इसका हिंदी क्या हो सकता है? रिडक्शन। अपचयन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑफ मेटल ऑक्साइड। किसमें करना है? तो इनटू मेटल, इनटू मेटल, यानी कि धातु में बदलना है। यानी कि धातु में जो ऑक्साइड मिला हुआ है तो उसको हटाइए और सीधा धातु बना दीजिए। सीधा क्या बना दीजिए? धातु। समझे कि नहीं? तो आप कैमी प्रक्रिया में आ गए हैं। तो आप सबसे पहले सांद्रित तो करिए लिए थे, सांद्रण के बाद आप लोगों ने ऑक्साइड में बदला उसको। तो ऑक्साइड में बदला होगा तो 2 तरीके से बदला होगा, या तो निस्तापित किया होगा, नहीं तो भर्जित किया होगा। तो अभी जो अयस्क आया है मेरे पास, या तो निस्तापित अयस्क है या भर्जित अयस्क है, तभी ना उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, और उसको अब हटाना है। उसको क्या करना है? हटाना है। तो क्या लिखेंगे? आखिर धातु ऑक्साइडों का धातु में जो हम लोग अपचयन करेंगे तो क्यों करना पड़ता है, पहले इस बात को बताइए। आखिर इसका कोई वजह तो होगा ना करने का, तो क्या वजह है उसको समझ लीजिए। देखिए वजह देख लीजिए कि निस्तापन व भर्जन को, है ना, निस्तापन व भर्जन से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है।
आप निस्तापन कीजिए या भर्जन कीजिए। निस्तापन किस किस तरह का किया जाता है पढ़ाए हैं, जिसमें नमी हो, जल हो, है ना, OH हो, क्रिस्टलीय जल हो, तो उस सबको क्या करते हैं निस्तापित। लेकिन जिसमें गंधक मिला हुआ, हमने एस सल्फर हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, उसको हम लोग भर्जित कहते हैं। पढ़ाए हैं ना। तो ऑक्साइड प्राप्त मैंने क्या है, तो वो भर्जित है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या कर लिए, धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लिए। अब जिससे हम लोगों को क्या करना है, धातु निकालना है, और उसमें से ऑक्साइड है यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको हटाना है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन। इसी के लिए ना कर रहे हैं इसको, तो यही बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि निस्तापन व भर्जन, निस्तापन व भर्जन से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है, ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिससे धातु को प्राप्त करने के लिए उसका, जिसे धातु को प्राप्त करने के लिए उसका अपचयन करना पड़ता है, अपचयन करना पड़ता है। अगर समझ में, इसीलिए अपचयन का जरूरत है, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, अपचयन करने के लिए मुख्य रूप से जो विधि है उसके बारे में बता देते हैं, समझे कि नहीं। तो इस बात को बता देते हैं, अपचयन के लिए, है कि नहीं, अपचयन के लिए मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से विधि का प्रयोग करते हैं, पहला तो आप प्रयोग करते हैं प्रगलन का। किसका प्रयोग करते हैं, प्रगलन का। दूसरा जो विधि इस्तेमाल कीजिएगा उसका नाम है स्वतः अपचयन। क्या नाम है इसका, स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन विधि का। और तीसरा जो इस्तेमाल करते हैं वह है विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन का। आ गया समझ में, विद्युत अपघटनी अपचयन का प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं। काहे के लिए, अपचयन करने के लिए। अपचयन का मतलब क्या चीज, ऑक्साइड से, और मान धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड को हटाने के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। समझ में आ गया बात है। तो सबसे पहला हम लोग जानकारी लेंगे प्रगलन का। क्या चीज का लेंगे, प्रगलन का। प्रगलन, प्रगलन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अस्मिलेटिंग। क्या बोलते हैं, अस्मिलेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग अस्मिलेटिंग करेंगे, यानी कि प्रगलन करेंगे, प्रगलन करेंगे। आखिर प्रगलन क्या है कि नहीं, और क्यों किया जा रहा है प्रगलन। आखिर हम लोग प्रगलन क्यों कर रहे हैं, कारण बताइए। कुछ पूछ जाएगा कि प्रगलन काहे करेंगे, तो कारण बताइए उसका। तो कारण पहले लिखिए, कौन कारण से यह कमवा कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसके लिए हम दो कारण बताए हैं। कितना कारण हम बनाए हैं, दो कारण, इसीलिए किया जाता है। देखिए सबसे पहला कारण क्या है, धातु ऑक्साइड को धातु बनाने के लिए, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए प्रगलन करते हैं। समझ में आई बात है, इसके लिए प्रगलन करते हैं, समझे कि नहीं। या इसको और बढ़िया भाषा में लिखना है, अगर
अगर आप ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं या, तो ये दोनों एक ही सेम बात है। धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने के लिए। अब आया समझ में? धातु है ना ऑक्साइड को दोनों तो सेम बतिया लिख दिए। धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित लिख देते हैं, धातु में अपचयित करने के लिए। थोड़ा सा अपचयित एक ही बतिया है, अपचयित करने के लिए कोई अंतर नहीं हुआ। हम लगा कि दूसरा शब्द लिखे, हटा एक शब्द हुआ, छोड़िए ना, लिख दिए तो लिख दिए, है ना। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण क्या है? देखिए, धातु के ऑक्साइड में जब आप निस्तापित करते हैं या भर्जित करते हैं, तो निस्तापित भी करते हैं तब भी उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं। अब भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कब कर रहे थे? कि गलित जो है अयस्क जितना में गल सकता है उससे कम ताप पर। तो ऐसा होता है कि उसमें जो ऐसा भी कुछ अशुद्धि है जो गलता ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसा अशुद्धि होता है जो हटता ही नहीं है, बाहर नहीं होता है। तो उन अशुद्धियों को जो हटा नहीं निस्तापित करने के बाद या भर्जित करने के बाद, तो उसको अपचयन की जब क्रिया कीजिएगा, तो अपचयन में जो अगलनीय अशुद्धि है, जो थेथर है, एकदम गलिए नहीं रहा है, एकदम गलने का नामे नहीं ले रहा है, हटने का नामे नहीं ले रहा है, तो उन अशुद्धियों को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रगलन का। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है, समझे कि नहीं? क्या हो सकता है दूसरा कारण? कि अयस्क को है ना, अयस्क को अगलनीय अशुद्धियों से, अगलनीय अशुद्धियों से, है ना, अशुद्धियों को दूर करने के, अशुद्धियों से दूर करने के लिए, समझ में ये बात है? करने के लिए, ये भी इसका दूसरा कारण हो गया, है कि नहीं है? अब प्रगलन हम लोग करते कैसे हैं, ये बात समझिए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रगलन कैसे करते हैं। समझ में आएगी बात ना? तो देखिए ध्यान से, प्रगलन कैसे करते हैं, प्रगलन कैसे करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु, वैसा धनात्मक धातु लेना है जो कैसा हो? दुर्बल हो, यानी कि अभिक्रिया बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करते हैं, समझे कि नहीं है? तो वही बात बता रहे थे, दुर्बल विद्युत धनात्मक, दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु। दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु किसको कहते हैं? जैसे कॉपर, जस्ता, लोहा, है ना, ये सब अभिक्रियाशील कम होते हैं, समझे कि नहीं है? तो इसका ले लेंगे, इसका अयस्क ले लीजिए, इसका क्या कर लीजिए? अयस्क ले लीजिए, समझे कि नहीं है? कोक ले लीजिए, क्या ले लीजिए? कोक। कोक बोले तो कोयला का चूर्ण, कोयला का महीन पिसा हुआ चूर्ण लीजिए, या कोक का महीन पिसा हुआ चूर्ण ले लीजिए, ठीक है ना? तथा गालक। अब पूछिएगा सर ये गालक क्या है, तो बताएंगे, चिंता मत कीजिए, समझे कि नहीं? गालक किसे कहेंगे और क्यों इसका उपयोग है? गालक हम पढ़ाई करेंगे, वो अलग टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद। पहले मान के चलिए कि गालक है ना, गालक ले लेंगे, क्या ले लेंगे? गालक को आपस में, वो क्या करेंगे? आपस में, है ना, मिलाकर, आपस में मिलाकर वात्या भट्ठी, एक भट्ठी होगा जिसका नाम होगा क्या चीज? वात्या भट्ठी, या इसी वात्या भट्ठी को हम लोग बोलते हैं परावर्तनी भट्ठी। क्या बोलते हैं? परावर्तनी भट्ठी। क्या बोलते हैं? परावर्तनी भट्ठी में, है ना, परावर्तनी भट्ठी में क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, में गर्म
करते हैं। आ गया, समझ में आ गई बात इतना तक? किसका किसका लिए? तो इन लोगों का अयस्क, महीन पिसा हुआ कोयला का चूर्ण और गालक, ये तीन को ले लेंगे और वात्या भट्टी में डाल देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या होगा? अब वात्या भट्टी के बारे में अगर चर्चा की है तो देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि वात्या भट्टी है। क्या है ये? वात्या भट्टी है। समझे कि नहीं? यहां से हमको ऑक्सीजन भेजने भर बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब ऑक्सीजन मैंने भेजेंगे इसको पूरा एकदम जोर जोर से, है कि नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पे एक इस तरह से और नीचे में एक इस तरह से, है ना, भट्टी में रहता है कि नहीं? जगह है कि नहीं? और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग एक रास्ता बनाते हैं जो वात्या भट्टी की ओर जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या डालते रहते हैं एनी टाइम? तो इसमें वही डाल देते हैं, क्या चीज? अयस्क प्लस कोक और प्लस गालक को पीस करके इसमें डालते हैं और पूरा मुंह पर लबालब भर देते हैं। समझ में आ रही है बात ना? पूरा मुंह पर क्या कर देते हैं? भर देते हैं। इधर से हम लोग भेजते हैं, इधर से हम लोग ऑक्सीजन को, हवा को भेजेंगे, है कि नहीं? इस तरह से भेजेंगे। तो आप देखिएगा क्या चीज कि यहाँ पर होता क्या चीज है कि यहाँ पर जो धातु का मल होता है, धातु मल, वह जमा होता है इस तरह से, है कि नहीं? और जो धातु बच गया अकेले, धातु का जो खराब चीज है जिसको बाहर निकालना था वो हो गया, और यहां पर क्या हो गया? धातु निकल गया। ये क्या बनाए हैं? धातु मल। और ये क्या हो गया है? धातु। समझे कि नहीं है? धातु बनाए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बता है क्या चीज? वात्या भट्टी। ये क्या है? वात्या भट्टी। अब सुनिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? वैसे इसके बारे में भी और बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी देखिए ध्यान से। गर्म करते हैं, ठीक है? यहां तक तो काम हो गया। कोयला का, अयस्क का, इन लोग का और गालक को डाल करके आपस में इसी भट्टी में डालते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है? तो जिससे क्या? धातु। जिससे क्या चीज? धातु का जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, क्या चीज में? धातु में। धातु ऑक्साइड क्या चीज में? धातु में अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जाता है? धातु में अपचयित हो जाता है। अपचयित हो जाता है, धातु में अपचयित हो जाता है। और जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धियां, जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, जो गल नहीं सकता है, दूसरा बात वजह से याद हो गया, अगलनीय अशुद्धियां धातु मल में बदल करके, धातु मल में बदल कर, अगलनीय जो अशुद्धि था, जो गल नहीं रहा था निस्तापन या भर्जन में, वह यहां आकर के क्या हो रहा है? धातु मल बना दे रहा है। तो धातु मल में क्या हो जाएगा? बदल करके अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अलग हो जाती हैं। क्लियर हो गया? धातु मल में बदल के क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। आ गया समझ में? ऐसा तो कोई बात नहीं जो समझ में नहीं आया होगा, है कि नहीं? संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। अब होता क्या है देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जैसे आप अयस्क ले लिए हैं, क्या चीज का? Fe2O3 ले लिए हैं, और उसमें क्या मने है? कार्बन को आप मिला दीजिए। कार्बन मने कार्बन वही कोक मिला दिए। अब मिला करके इसको वात्या भट्टी में डाल दीजिए और गर्म कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, बहुत तेज ताप पर गर्म कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे Fe जो है और ऑक्सीजन यहाँ जो है, ये दोनों गर्म होने पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Fe अकेले बच जाएगा, धातु हमको निकल गया कि नहीं निकल गया। और ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस, उड़ जाएगा। अकेले धातु बचा कि नहीं बचा, आ गया समझ में। हमने क्या लिया था, लौह का ऑक्साइड ले लिया था, लौह ऑक्साइड, ऑक्साइड है ना जुड़ा हुआ, कार्बन डाल करके गर्म कर दिए गालक के साथ, है कि नहीं। तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ गया कि नहीं उड़ गया। अब देख लीजिए वाव ले लेते हैं हम, पीबी का ऑक्साइड ले लेते हैं, पीबीओ। आप क्या करोगे, तो आप कार्बन डाल दोगे, कार्बन माने कोक, क्या डाल दीजिएगा, कोक। और जब इसको गर्म कर दीजिएगा, कर दिए, तो पीबी जो है धातु अलग हो जाएगा। पीबी धातु क्या हो जाएगा, अलग। धातु को तो अलग करना था और ऑक्सीजन को हटा देना था। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, है कि नहीं, गैस के रूप में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको धातु की प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। और गैस को, ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं, यही चीज तो प्रगलन कहलाता है कि नहीं। इसी को तो अपचयन कहते हैं, इसी को तो धातु ऑक्साइड में धातु का अपचयन कहेंगे। समझ में आ रही बात है। अब देख लीजिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। अब धातुमल को थोड़ा सा समझिए कि क्या है धातुमल और गालक क्या है, समझ में आ रही बात है। इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, अगर कॉपर के ऑक्साइड को हम लिए, कॉपर के ऑक्साइड है हमको किस रूप में है, तो कॉपर का ऑक्साइड जो है वह हमारा धातु अयस्क के रूप में है। कॉपर का ऑक्साइड क्या है, कॉपर का ऑक्साइड अयस्क के रूप में है। उसमें मिला हुआ है ना लोहा का ऑक्साइड, और लोहा का ऑक्साइड उसमें हमको कॉपर निकालना है, तो निश्चित है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ही निकालेंगे। और उसमें मिला हुआ है क्या चीज, लौह ऑक्साइड। तो लौह तो ऐसा हो जाएगा जो गलेगा ही नहीं, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, अगलनीय अशुद्धि हो जाएगा, है ना। किसमें, कॉपर के ऑक्साइड के लिए वह अगलनीय हो जाएगा। ऐसे फेरस ऑक्साइड से फेरस निकालना होगा तो अलग ही मैटर है, लेकिन अगर वह शुद्धि के रूप में होगा तो वह होगा अगलनीय अशुद्धि। तो हम लेते हैं, अगर कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर का ऑक्साइड किस रूप में लेते हैं, अयस्क के रूप में, साइड अयस्क के रूप में लेते हैं, अयस्क के रूप में लेते हैं। तो अगर यह अयस्क है तो उससे कॉपर निकालेंगे, है कि नहीं। और अशुद्धि के रूप में है क्या चीज है, एफीओ। क्या है, एफीओ। अब लोहा जल्दी गलेगा, नहीं गलेगा, तो ये अगलनीय अशुद्धि हो गया। ये क्या हो गया, अगलनीय अशुद्धि, अगलनीय अशुद्धि हो गया। कोई दिक्कत है, तो अगलनीय अशुद्धि हो गया। तो अब ऐसा कुछ पदार्थ लेना पड़ेगा जो इसको हटा दे, गला दे। तो हमको गालक लेना पड़ेगा। तो गालक के तौर पर हम ले लेते हैं SiO2। क्या ले लेते हैं, SiO2। ये क्या है भैया, गालक है। ये क्या है, गालक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो यह Fe जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, रिएक्शन। और रिएक्शन करके बना देगा FeSiO3। क्या बना दिया, FeSiO3, है ना, बना दिया। तो ये जो बनाया, ये क्या हो गया, धातु के गालक के साथ संपर्क करके धातुमल बना दिया, जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। और धातुमल बाहर निकल गया, अलग हो गया। समझे कि नहीं। फिगर में देखिए, धातुमल यहां जमा हो जाता है, धातुमल ऊपर जमा हो जाएगा, और धातु चूंकि भारी होता है वह नीचे आ जाएगा। समझे कि नहीं, समझ में आ रही है बात है। तो यहां पर ही क्या हो गया, यहां पर ही धातुमल हो गया, यह शुद्धि था। लेकिन अब एक और देख लीजिए जरा सा, अब यहां पर अशुद्धि के रूप में हम लोग ले लेते हैं किसको, तो अशुद्धि के रूप में ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड माने गालक के रूप में रखते हैं इसको। क्या रखते हैं, गालक के रूप में, और गालक है ये। और अगलनीय अशुद्धि हम ले लेते हैं SiO2 को। किसको ले लेते हैं, SiO2 को। ये क्या है, अगलनीय अशुद्धि है, इस बार, है कि नहीं, अशुद्धि है। तो अब क्या होगा, तो अब यह इसके साथ संपर्क करेगा, इसके साथ संपर्क करके बना देगा CaSiO3। समझे कि नहीं।
तो CaSiO3 क्या है? ये धातुमल है। यह क्या है? धातुमल है। समझ में आ गई बात है? यह क्या है? धातुमल है। तो इस तरह से धातुमल समझ में आपको आ गया होगा, है ना। वात्या भट्टी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, गालक को हम लोग कहे थे कि हम अलग से पढ़ा देंगे। गालक होता क्या है? जो गालक ये वाला देखे या ये वाला होता है, गालक है क्या चीज? तो गालक को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। समझ में आ रही बात? तो देखिए, फ्लक्स है क्या चीज, यानी कि गालक है क्या चीज। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि गालक है क्या चीज, इसके बारे में समझ में आ रही है बात ना। तो गालक के बारे में समझिए कि धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का है कि नहीं है, अपचयन करते समय, धातु ऑक्साइड का अपचयन करते समय कोई दिक्कत है? धातु ऑक्साइड का अपचयन करते समय अगलनीय अशुद्धियों को, अगलनीय अशुद्धियों को, अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए है कि नहीं, दूर करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें गालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम लोग कौन चीज का उपयोग किए हैं? CaO क्या था? यह क्या हो गया? रासायनिक पदार्थ है, तो गालक हो गया। यहां पे गालक क्या हो गया? SiO2 हो गया। तो जिसको भी हम लोग मैंने कहने का मतलब है कि अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के, कौन? हाँ, तो 5 मिनट और। अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गालक बोलेंगे। समझे ना? बोल दीजिए, कर दे। हाँ हाँ, कर दीजिए, बोल दीजिए, करते हैं। समझ में आ गई बात है? यहां तक किसी को दिक्कत है? कहने का मतलब है कि अगलनीय अशुद्धि जो गल नहीं रहा था निस्तापन भर्जन में, यहां पर उसको हम गला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गला रहे हैं। तो यहां पर गला रहे हैं तो एक अलग से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अलग से क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? रासायनिक पदार्थ का अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गालक बोलेंगे। तो अलग से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किए इसको गलाने के लिए, जो नहीं गल रहा था निस्तापन भर्जन में, अब इसके आ जाने से गल करके धातुमल बना लिया। समझे कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे या गालक कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया बात है? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हटाते हैं? ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो देखिए, गालक कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए क्या देखेंगे। तो गालक अयस्क में उपस्थित, गालक अयस्क में उपस्थित है ना, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके, अगलनीय अशुद्धियों से क्या करके? क्रिया करके, है ना, क्या करके? क्रिया करके गालक अयस्क, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके क्या बनाया जा रहा है? धातुमल। क्या बनाया जा रहा है? धातुमल में बदला जाता है या बदल देता है ना। ऐसे लिखे ना, गालक अयस्क, एक मिनट, गालक अयस्क उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके, ऐसे लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? गालक अयस्क उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके, है ना, उन्हें धातुमल में बदल देता है, उन्हें धातुमल। अच्छा, धातुमल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए तो? स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग में बदल देते हैं। बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं?
बदल रहा है ना धातुमल में। तो इस बात को हम लोग लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट और लिखवा देते हैं इसमें। क्या लिखवा दें, देखिए धातुमल का जो गलनांक होता है, धातुमल का जो गलनांक होता है बहुत कम होने के कारण, कैसे, बहुत कम होने के कारण आसानी से पिघल जाता है। वह आसानी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है। अब पिघल करके धातु के ऊपर, कहां पे, धातु के ऊपर एक अलग परत बना लेता है। देखिए ध्यान से, हाँ यहीं पे इसका गलनांक कम है, गल जाता है आसानी से। तो धातु जो है, मूल धातु जो है उसके ऊपर रहता है। कहां रहता है, ऊपर रहता है, अलग परत बना लेता है, जिसे सरलता से बाहर निकाल लेते हैं। जिसे सरलता से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और नीचे जो बच गया से क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अब आया समझ में, आया कि नहीं समझ में आया। तो वही बात लिखवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे हैं कि धातुमल का गलनांक धातुमल का गलनांक क्या हो जाता है, बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण, ये भी खत्म होने जा रहा है, बहुत कम होने के कारण वह आसानी से पिघल जाता है। वह आसानी से पिघल जाता है। वह आसानी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो आसानी से जैसे ही यह पिघलेगा, पिघल गया तो कहां जाकर जमा हो जाएगा, तो पिघला हुआ धातु है वह, मैंने कहने का मतलब है ना कि आसानी से पिघल जाता है, तो वह धातु के ऊपरी परत बना लेता है। समझे कि नहीं। तथा पिघली धातु के, है ना, पिघली धातु के ऊपर एक परत क्या बना लेता है, एक परत, है ना, एक अलग परत कर दीजिए, एक अलग परत बना लेता है, अलग परत बना लेता है। आ रहा है समझ में, एक अलग परत क्या कर लेता है, बना लेता है, जिसे सरलता से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे सरलता से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया बात। अब गालक समझ में आ रहा कि नहीं, गालक पूरा बढ़िया से। हमने कहा था ना कि गालक को पढ़ा देंगे बढ़िया से। अब पढ़ लेते हैं गालक के प्रकार। क्या पढ़ा देते हैं, गालक के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं। इसके कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन कौन है 3 प्रकार। तो एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक, एक होता है स्वतः गालक। समझे कि नहीं। तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अम्लीय गालक, अम्लीय गालक बोलेंगे तो इसको कहते हैं एसिडिक, और गालक को बोलते हैं फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स, समझ में आ गई बात है। तो देखिए, तो अम्लीय किसको हटाएगा, क्षारीय को। किसको हटाएगा, क्षारीय को। और क्षारीय किसको हटाएगा, तो अम्लीय को। सीधी सी बात है। तो यह अयस्क में उपस्थित, यह अयस्क में उपस्थित, यह अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को, किसको, क्षारीय अशुद्धियों को, क्षारीय अशुद्धियों को किसमें बदल देता है, धातुमल में बदल देता है। क्षारीय अशुद्धियों को धातुमल में बदल देता है, बदल देता है। आया समझ में। क्षारीय अशुद्धियों को धातुमल में बदल देता है। समझ में आ गई बात है। जैसे देखिए यहां पर एफीओ, तो आप पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। धातु के ऑक्साइड, धातु है लोहा और इसका ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। समझ में आ गई बात है। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। तो ये क्या हो गया, क्षारीय। ये क्या है, क्षारीय। कैसा अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि है। आ गया समझ में। अब क्षारीय अशुद्धि है, तो इसके साथ हम लोग क्या मिला देंगे, अम्लीय गालक।
क्या मिला देंगे? अम्लीय गालक। तो SiO2 क्या है? अम्लीय गालक है। कैसा गालक है? अम्लीय गालक है। इसको अगर आपस में रिएक्शन करवा दिए तो धातुमल बना देगा। क्या चीज? FeSiO3। ये क्या हो गया? धातुमल। आ गया समझ में? तो देखिए क्या हुई, तो लिखे थे कि यह अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को धातुमल में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? धातुमल में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा देख लेते हैं क्षारीय गालक। कौन सा गालक देख लेते हैं? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक को कहते हैं बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स, बेस मैंने क्षार है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिक फ्लक्स। समझे कि नहीं? तो यह अयस्क में उपस्थित, यह अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को, अम्लीय अशुद्धियों को है कि नहीं, धातुमल में बदल देता है। धातुमल में बदल देता है। आ रहा है समझ में? धातुमल में बदल देता है। कैसे बदलता है? देखिए CaO, यह क्या है? तो यह जो है क्षारीय अशुद्धि ले लिया। अभी हम लोग क्षारीय अशुद्धि ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्षारीय अशुद्धि ले लिए। क्षारीय क्या है? अरे क्षारीय अशुद्धि, क्षारीय गालक जी, तरीके क्षारीय क्या है? गालक। ये क्या ले लिए? क्षारीय अशुद्धि, तो यहाँ था क्षारीय गालक ले लिए। क्या ले लिए? क्षारीय गालक ले लिए। समझे कि नहीं? और अम्लीय अशुद्धि अभी ले लेते हैं SiO2। ये क्या है? अम्लीय अशुद्धि है। तो इसको किस में बदल देगा? धातुमल में। किसमें बदल देगा? धातुमल में। समझे कि नहीं? तो इसको धातुमल में बदल देगा CaSiO3। ये क्या है भैया? धातुमल में। आ रहा है समझ में? यानी कि अम्लीय जो गालक है वह क्षारीय में मैंने बदल देगा, और क्षारीय अम्लीय में बदल देगा और धातुमल बना देगा। और तीसरा देख लेते हैं स्वतः गालक। तीसरा क्या देख लेते हैं? स्वतः गालक। समझ में आ गई बात? तीसरा देख लेते हैं स्वतः गालक। स्वतः गालक, स्वतः का मतलब अपने आप, ऑटोफ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? ऑटोफ्लक्स। समझ में आ रहा होगा? ये कोई दिक्कत है? तो देखिए ये अपने आप गलने वाली गैंग से युक्त होते हैं। ये अपने आप गलने वाली गैंग, तो समझ ही रहे होंगे। गैंग का मतलब अशुद्धि, आंकड़, कंकर, पत्थर, राख, छाई, मिट्टी के कण, बालू के कण, यही सब। तो ये अपने आप गलने वाली गैंग से, किससे? गैंग से, अपने आप गलने वाली गैंग से युक्त होते हैं। युक्त होते हैं कि मतलब क्या? जुड़े हुए रहते हैं।